थोड़ी सी आदत पढ़ने की पड़ गई। तभी मुझे थोड़ा आज गुस्सा आ गया कि जो बच्चे क्लास में नहीं आए, लेट आ रहे हैं, मजे में बैठे हुए, तो मुझे लगा कि ये अभी ये उस लायक नहीं है कि इसको इस लेवल पे पढ़ाया जाए। मजबूरी में आके बैठने वाले जो बच्चा है, वो ऐसे मजबूरी वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते आप ऐसे टॉपिक। जिस बच्चे में जुनून होगा ना, जिसे कुछ करना होगा ना, वो पढ़ेगा इस टॉपिक को। वो इस टॉपिक से फाइट भी करता है, इस एडजस्टमेंट से फाइट करता है। अब ये एडजस्टमेंट क्या है तो सारे सुनिए। इतनी बढ़िया एडजस्टमेंट है साहब, आपके जो सीनियर 12th क्लास में हैं, अगर वो मेरे से पढ़े हैं तो बात अलग है, शायद उन्हें मैंने ये बातें बहुत बार बताता हूं, पका देता हूं कई बार। लेकिन मेरे से भी पढ़े तो भी साले भूल गए होंगे, क्योंकि नलायक तो पढ़ते हैं मेरे से। ऐसा तो है नहीं कि नलायक भी नहीं, मैं सारे होशियार पढ़ते हैं मेरे से। नलायक तो नलायक ही होते हैं, और वो 12 महीने नलायक रहते हैं साले। तो आप उनसे भी जब ये पूछेंगे कि जरा ये बताइए क्या होता है, तो वो सिर्फ हंस के दिखा देंगे कि अरे मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ी एडजस्टमेंट। और मैं अपने बच्चों को एक बात बोलता हूं कि बेटा एक बात सुन, जो एडजस्टमेंट तू आज पढ़ रहा है ना, अगर तू किसी अच्छे कॉलेज में चला गया तो वहां पे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं। महज आपकी उम्र 18 साल होगी और सेकंड ईयर में वो आएंगी जब आप लोग होंगे 19 साल के। मेरे कुछ बच्चे एमएनसी क्रोडीमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज या एसआरसीसी में जिनका एडमिशन होता है, सोच के देखो, एक मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है और उसका इंटरव्यू हुआ, और मेरे बच्चे का इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ कि सिर्फ 19 साल के बच्चों को उन्होंने 8 लाख रुपए का पैकेज ऑफर कर दिया। 19 साल के बच्चे को 8 लाख का पैकेज इस शर्त पे ऑफर किया कि जब तू 21 साल का होगा तो ये पैकेज हम तेरे को 40 लाख रुपीस में देंगे। ये फायदा होता है। एक बिजनेसमैन से पूछो, साल का 40 लाख कमाने में उसकी ऐसी पड़ जाती है। पार्टी से पेमेंट ले, ये टेंशन कर, लेबर संभाल, लेबर भाग गई, ये कहां खराब हो गया, कंप्लेंट आ गई, डिफेक्टिव गुड्स हो गया, तब जाके कहीं वो कुछ पैसे इकट्ठे करता है। तो ये पढ़ाई की वैल्यू होती है। वो लोग सबसे पहले एक ही सवाल, तभी तो मैं कहता हूं कॉमर्स में तुम इधर उधर भागते रहते हो। वो इंटरव्यू जब लेने आते हैं, वो एक फॉर्म देते हैं और उस फॉर्म में एक वर्ड लिखा होता है, आपका बेस्ट सब्जेक्ट, आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कौन सा है। अब ये बताओ बेटा, मैं आपसे पूछता हूं, एक मल्टीनेशनल कंपनी आपको फाइनेंस की पोस्ट के लिए देखने आई है, कोई अकाउंटेंसी फाइनेंस में इसलिए बोल रहा हूं कि महज उन्हें अकाउंटेंट नहीं चाहिए। अकाउंटेंट तो उन्हें वैसे मिल जाएंगे मार्केट से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़े हुए इतने सारे, उन्हें चाहिए होता है फाइनेंस का बंदा। कॉमर्स साइड फाइनेंशियल एडवाइजर की साइड होती है। कॉमर्स साइड आपने ज्वाइन किए तो आप आगे चल के अगर अच्छा पढ़ोगे तो फाइनेंशियल एडवाइजर बनोगे, जिसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं, जिसकी सैलरी रिलायंस लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर की सैलरी 60 करोड़ रुपीस पर एनम है। 60 करोड़ का पैकेज है एक नंबर में पूरे साल का। तो वो एक फॉर्म देंगे और उसमें आपसे पूछेंगे कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, आप क्या लाइक करते। सपोज किसने माना कि भाई मेरा जो बेस्ट सब्जेक्ट है वो बिजनेस स्टडी है, तो बताओ क्या आप उनके काम के हो? बताओ। सपोज आपने कहा कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो बताओ क्या आप उनके काम के हो? यस सर। तो भी आप उनके काम के नहीं हो, क्योंकि उन्हें वो इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए। उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी इकोनॉमिस्ट का क्या करेगी बताओ? बहुत होते हैं सर। कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है फाइनेंस इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है, आप आगे चल के जब पढ़ेंगे ना तो इसी के अंदर ही सब घुसा लेता है। एनालिस्ट वगैरह सब सिखाएगा आपको, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अकाउंट सिखाता है, रिस्क मैनेजमेंट अकाउंट सिखाता है। आगे चल के सब हमारे में सब्जेक्ट है। मैंने बताया भी था शायद आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे में एक सब्जेक्ट है जिसको मेन कॉमर्स कहते हैं। अभी तो आपने कॉमर्स का एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तभी उन्होंने कहा कि कॉमर्स का बच्चा पढ़ता ही नहीं, क्योंकि वो आगे जाता नहीं है पढ़ाई में, तो उसे पता ही नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, थ्योरी में तो पढ़ा दो। तो उन्होंने बिजनेस स्टडी में थ्योरी में एक टॉपिक रख दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसे पढ़ पढ़ के बच्चे खुश होते रहते हैं, हमें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। खा जानते भी नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें पता है कि देखो आप बीकॉम में गए, आप एसआरसी कॉलेज में क्यों जाते हैं, वो कॉमर्स साइड में बच्चे ढूंढते हैं। वो करोड़ीमल में जाके बीकॉम ऑनर्स का, भाई मेडिकल वालों का क्यों नहीं होता एमएनसी के लिए? उन्हें पता वो हमारे किसी काम के नहीं।
फाइनेंशियल दिमाग वाले बंदे चाहिए होते हैं, वो एमएनसी में उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं इंटरव्यू में जो ये कहते हैं अकाउंट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। उन्हें पता है कि बाकी तो उनके काम की नहीं ना। इसीलिए कॉलेज में आपको जान के हैरानी होगी कि बीकॉम में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कर दी गई है कि आप लेना चाहो तो लो, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। आपको शौक है आप ऑप्ट कर लो, हम पढ़ा देंगे। इकोनॉमिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट से ही हटा दिया उन्होंने। तो जो एमएनसी में हम जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जिनका सब्जेक्ट अकाउंट फेवरेट है वो आए। अब आपने कह तो दिया उनका कि हमारे अकाउंट फेवरेट सब्जेक्ट्स है। आज लिख लो, वो पहला सवाल आपसे क्या पूछेंगे इंटरव्यू में, उनका पहला क्वेश्चन होता है, और वो पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप हमें सारी बातें छोड़ के सिर्फ ये बता दो कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की जर्नल एंट्री क्या होती है। ये उनका पहला सवाल होता है कि आप अकाउंट के एक्सपर्ट मानते हो अपने आप को, आप कॉमर्स साइड के हैं, यस कॉमर्स साइड में तो मेन अकाउंट होता है, आप बोलोगे यस। वो कहेंगे अच्छा बेटे चलो जल्दी से बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की जर्नल एंट्री क्या होती है। और यकीन मानिए एसआरसी में 90% स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे पाते। और बताऊं आपको बढ़िया बात, ये सिर्फ एसआरसी नहीं, आप कभी कोई जॉब के में भी जाओगे ना, अच्छी किसी कंपनी में जाओगे, वो ये एंट्री ना पूछे इंटरव्यू में मतलब नहीं बनता। आज इसी का पोस्टमार्टम मैं आपके सामने कर रहा हूं, इसी जर्नल एंट्री को करा रहा हूं, यही मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट खा जाएगी। इसलिए रोकना जरूरी था कि क्यों मैं न्यू पीएसआर के पीछे नहीं भाग रहा। क्लर्कल काम है, घटिया काम है, कर लेंगे। लेकिन आज की क्लास बहुत दिमाग वाले काम पे चल रही है। आराम से पढ़ना, सोच समझ के पढ़ना, शोर ज्यादा मत मचाना। सवाल पूछने की जल्दी से पहले सोच लेना कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। आइए सुनिए। तो साहब रूल ये कहता है कि अपने बच्चे के दिमाग में एक बात तो आज बैठाओ, क्या कि खाली प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट नहीं, एनी प्रोविजन, आप किसी भी प्रोविजन की एंट्री कर लो सर, उसकी एंट्री हमेशा ये होगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट 40,000 रुपए। किसी भी प्रोविजन की एंट्री, चाहे इसका नाम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रख दूं, चाहे मैं इसका नाम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रख दूं, चाहे मैं इसका नाम कुछ भी रख दूं, कोई भी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, करे दुनिया का कोई भी प्रोविजन ले लो सर, एंट्री P&L से ही होती है। आप पूछना, और तो छोड़ो, आप किसी से भी पूछना, 90% लोग आपको इसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे कि प्रोविजन की एंट्री, उठ पटाख एंट्री बोलते रहेंगे पर सही नहीं बोलेंगे। चलिए सवाल ये उठा कि एक स्टूडेंट कहता है कि चलो सर आप टीचर हो, मैंने आपकी बात मान ली कि प्रोविजन की एंट्री P&L के थ्रू ही होती है, मैं आपकी इस बात से सेटिस्फाइड भी हो जाता हूं, लेकिन क्या आप मुझे जवाब दे सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरे का एक बात सुन बेटा, दरअसल क्या होता है कि हम ना साल के एंड में ही नेट प्रॉफिट निकालते हैं। हमारे अकाउंट कहता है कि हम हर महीने P&L नहीं बनाते, हम लोग साल के एंड में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और हम P&L में नेट प्रॉफिट ये जानने के लिए बनाते हैं कि हमारी रियल पोजीशन क्या है, आखिर हमने कितना कमाया। अब झूठ मूठ में हम बोले कि हमने 10 करोड़ की सेल कर दी, और बाद में कोई आके हमें बोले वैसा 10 करोड़ की सेल आपने उधार की है, जिसमें से 4 करोड़ रुपए तो मिलने की उम्मीद भी नहीं है, तो कब तक अपने आप को धोखा देते रहे कि 10 करोड़ की सेल किया, 10 करोड़ की सेल। तो बिजनेसमैन कहता है इसीलिए मैं साल के एंड में बैठ के सोचता हूं कि क्या मुझे सारा पैसा रिकवर हो जाएगा, या कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो मुझे करने पड़ सकते हैं। तो वो अपनी रियल पोजीशन को जानने के लिए साल के एंड में ही प्रोविजन बनाता है, और ये प्रोविजन इसलिए बनते हैं क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं ये हो भी या कि ना हो। पर बिजनेसमैन कहता है सर मैं बिजनेसमैन हूं, सेल करता हूं, उधार माल बेचता हूं, मुझे ये डर हमेशा बना रहता है, उधार माल तो बेच दिया लेकिन जब तक पैसा नहीं आ जाता मुझे नींद नहीं आती। इसीलिए प्रोविजन का उसने रूल बनाया, और प्रोविजन साल के एंड में ही बनते हैं।
अब स्टूडेंट कहते हैं मैं इससे क्या समझूं, आपने प्रोविजन बना लिया, आपने जनरलिटी ठोक दी, मैं क्या समझूं इससे। मैंने कहा इससे ये समझ कि तूने अगर इसे पीएनएल में डेबिट कर दिया तो तूने इसको अपना एक्सपेंस दिखा दिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम एक्सपेंस दिखाते हैं, तो तूने इधर दिखाया होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट 40,000 रुपए, तू इससे अपना खर्चा दिखा चुका है पीएनएल में। तुझे पैसा डूबने की उम्मीद थी, अभी पैसा तेरा डूबा नहीं है, तूने उम्मीद पे ही उसको एक्सपेंस मान लिया। और जानते हैं तूने एक और बड़ी गलती कर दी कि तूने बैलेंस शीट जब बनाई तो बैलेंस शीट पीएनएल के बाद बनती है, ये आप सब जानते हैं। जो नहीं जानता वो समझ ले, उसे मान ले ऐसा ही होता है, सर सच बोल रहे। डेटर यहां पे लिखे तूने, सपोज करो 4 लाख रुपए, सॉरी डेटर लिखे आपने 5 लाख रुपए के, और इसमें से लेस आपने दिखाया प्रोविजन फॉर बैड डेट 40,000 रुपए, तो मेरे पास डेटर कितने का आ गए 4,60,000। कई स्टूडेंट ये बात कहते हैं कि सर आप 4,60,000 रुपए के डेटर क्यों दिखा रहे हो। कई स्टूडेंट ये कहते हैं सर डेटर डायरेक्ट आप प्रोविजन माइनस ना करो तो भी चलेगा। तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, क्या आपको कंफर्म है कि पैसा डूब चुका है। तो कहता है नहीं सर, प्रोविजन का मतलब ये होता है कि शायद डूब जाए, इसलिए मैंडेटरी है कि प्रोविजन हमेशा सेपरेट दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट कहते हैं मैं इससे क्या दिमाग लगाऊं। मैं दिमाग ये लगा बेवकूफ कि तुझे क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही गिवन होगी, और ये बात सब जानते हैं कि बैलेंस शीट ही गिवन होती है। हमने बैलेंस शीट को 3 हिस्सों में बांटा है। अब तक मैंने जितने भी तुम्हें क्वेश्चन कराए हैं उठा के देख लो, किसी भी क्वेश्चन में मैंने डेटर के साथ प्रोविजन नहीं लिखवाया। आज लिखवा रहा हूं पहली बार क्वेश्चन के अंदर। एडजस्टमेंट में मैंने जरूर बोल दिया कि हाँ पे पेपर कभी किसी क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि मुझे तुम्हें उसमें बैकग्राउंड ही नहीं पता था। आज बताओ बेटा कि अगर किसी बैलेंस शीट के अंदर यहां पे लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो ये बताओ ये एक्सपेंस अभी तुम मानोगे या ऑलरेडी एक्सपेंस मान चुके हो। मान चुके हैं, मान चुके हो, और ये एक्सपेंस मान के तुमने पीएनएल में दिखा दिया है। ये बात अपने दिमाग में रखना। सर ये चीज सेम हमने 11th में भी तो करी थी। अब रुक जा तू, ये तुम अब जो 11th में करा था वो तो तू भूल जा, पहले ये हाँ में हाँ मिलाता रहा, वरना अभी गड़बड़ हो जाएगी मेरे आगे बोलते ही। क्या ये बात से अभी, वरना मैं तुक्का बता दूंगा, तुक्का तो मुझे बताना ही पड़ेगा खैर, पर अभी जिन बच्चों को समझा रहा हूं उन्हें मेरे स्टाइल से समझाने दो। ये बताओ बैलेंस शीट के अंदर अगर प्रोविजन दे रखा है तो बताओ वो इसे एक्सपेंस क्लेम कर चुका है या नहीं कर चुका है। सर कर चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। सबने ये बात हाँ कर दी कि वो क्लेम कर चुका है। नहीं सर, डाउटफुल है ना। ये देख पीएनएल में दिखा चुका है, हाँ जी। पीएनएल में एक्सपेंस दिखा चुका है, मतलब क्लेम एक्सपेंस तो मान के क्लेम कर लिया उसने, नेट प्रॉफिट निकाल चुका है वो अपना। ठीक है सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हो ये रहा है कि स्टूडेंट कहता है सर इसका, आपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी ठोक दी, इसका मेरे क्वेश्चन से क्या लेना देना। मैंने कहा सुन, अब तेरे क्वेश्चन से क्या लेना देना है, ये कहानी शुरू करते हैं। सारे बच्चे पेन उठाओ, लिखो केस 1। केस 1 लिखो और ऐसे लिखो बैलेंस शीट। सर हेडिंग क्या डालनी है? एक मिनट बेटा, एक मिनट, तू हेडिंग मत डाल, तू लिखता रहे बस। ऐसे लिखो बैलेंस शीट, यहां पे लिखो डेटर्स 3 लाख रुपए, यहां पे लिखो प्रोविजन 20,000 रुपए, यहां पे लिखो डेटर्स 2,80,000। मुझे क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है, ये मैं जानता हूं। एग्जामिनर ने मेरे साथ क्या किया कि एडजस्टमेंट में एक लाइन लिख दी, और एडजस्टमेंट में एक लाइन लिखी, देयर इज ए बैड डेट फॉर रुपीज 18,000। एग्जामिनर ने मेरे सामने एक सिचुएशन जनरेट कर दी कि इतना पैसा डूब चुका है। अब ये बताओ मेरे बेटे कि जब मैं एडमिशन चैप्टर पढ़ता हूं तो एडमिशन चैप्टर के अंदर मैं सॉल्यूशन के अंदर 3 अकाउंट बताता हूं। सशंकर जरा बताइए 3 अकाउंट कौन कौन से बनाता हूं बेटा?
सर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, रिवाइज वैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं। पूरी क्लास ये भी दिमाग में रखे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का P&L अकाउंट ही होता है, जरा दिमाग में रखना ये बात। एक मैं बनाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक मैं बनाता हूं बैलेंस शीट। शंकर, बैलेंस शीट बनने के बाद मुझे ये न्यूज मिली, हालांकि मुझे पहले से उम्मीद थी कि मेरा 20,000 रुपये डूबने की उम्मीद है। बैलेंस शीट बनने के बाद अचानक मेरे अकाउंटेंट ने बोला सर वो कंफर्म हो गया है, 18,000 रुपये उसने देने से मना कर दिया। हालांकि हम भी सोच के बैठे हुए थे। शंकर, एक बात सोच समझ के बोलियो, अगर ये 18,000 रुपये का बैड डेप्ट हो गया तो क्या तू इस 18,000 रुपये को एक्सपेंस मान के यहां दिखाने को दोबारा तैयार है? क्या तू इसे एक्सपेंस या लॉस मान के, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या तू इस 18,000 रुपये को लॉस मान के यहां डेबिट करेगा? यस सर। शशंकर कहता सर मैं तो डेबिट कर दूंगा। अच्छा शशंकर, ये बता, ये जो पैसा डूबने की उम्मीद थी 20,000 रुपये, क्या तू ये पहले P&L में डेबिट कर चुका है? हाँ सर। जितने पैसे डूबने की उम्मीद थी उसमें से कितने डूब गए? 18। दोबारा डेबिट करेगा साले? 2,000 क्रेडिट नहीं सर। सोचो आप, यही इस चैप्टर की गेम है, इस टॉपिक की गेम यही है। कह रहे सर ये आपका बच्चा रियलाइज कर ले तो बहुत अच्छी बात, वरना मैं अभी रटवाऊंगा कि 20,000 रुपए प्रॉफिट में कर देंगे उसको। अभी तो मैंने पढ़ाया कि ये जो यहां बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है, ये तुम P&L में पहले ही एक्सपेंस क्लेम करके बैठे हो। आज तुम कहते हो 20 की उम्मीद थी 18, अब तुम 18 दोबारा, फिर ये भी तो एक तरह का P&L है, फिर तुम यहां 18,000 रुपए डेबिट करने